तो नमस्कार। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती की बात करते हैं और इसमें बहुत सारे स्टार्टअप जो काम करने की बात करते हैं, तो ज़्यादातर उनको आइडिया रहता है कि एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर इनपुट लग रहा है, खाद बीज दवाई वगैरह, उसकी सप्लाई को चेन को अगर वो छोटा करते हैं तो वो किसानों की आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरी, जो खेती में उत्पादन हो रहा है उसको अगर हम तेज़ी से प्रोसेसिंग होलसेल या एक्सपोर्ट मार्केट तक ले आते हैं और उस सप्लाई चेन को भी छोटा करते हैं तो किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सकती है। और ये दोनों क्षेत्र में बहुत सारे स्टार्टअप्स और परंपरागत जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो काम करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि किसान खेती के लिए जो खर्च करता है उसका केवल 15% ही वो एग्रीकल्चर इनपुट में खर्च करता है, खाद बीज दवाई लेने में। बाकी जो 85% खर्चा होता है वो दूसरी गतिविधियों में होता है। और ज़्यादातर जो परंपरागत उद्योग धंधे हैं वो इस पर काम नहीं करते हैं और नए स्टार्टअप भी इस पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये सेक्टर या तो गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए या एनजीओस को हैंडल करना चाहिए। और ज़्यादातर स्वयंसेवी संस्थाएं ही इस तरह के सेक्टर पर काम करती हैं या गवर्नमेंट उसमें पॉलिसी बनाती है। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है एग्रीकल्चर लेबर सप्लाई मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 1950 में पहला एग्रीकल्चर लेबर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था और उनने एग्रीकल्चर लेबर की एक परिभाषा बनाई थी। और उनका कहना था कि जो लोग पारिश्रमिक लेके काम कर रहे हैं और जिनकी आमदनी का 50% हिस्सा लेबर के पारिश्रमिक से आ रहा है, खेती के काम करने से आ रहा है, वो एग्रीकल्चर लेबरर्स माने जाएंगे। पर हम जानते हैं कि हमारे देश में हमेशा जो मजदूर काम करते हैं वो पैसे के टर्म में ही भुगतान नहीं लेते हैं। कई बार वो गल्ले के तौर पे या दूसरे तरीके से भी भुगतान प्राप्त करते हैं, तो उसकी माप करना बहुत संभव नहीं था और इसमें बहुत सारे लोग छूट रहे थे। तो जब 1956-57 में सेकंड एग्रीकल्चर लेबर इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ तो इनने इस परिभाषा को बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि जिस परिवार की 50% आमदनी कृषि मजदूरी से आ रही है उसे कृषि मजदूर माना जाएगा। पर कृषि मजदूरी में जो लोग हैं उसमें जो एनिमल हस्बेंड्री में काम कर रहे हैं, डेयरी में काम कर रहे हैं, पोल्ट्री में काम कर रहे हैं, पिगरीज में काम कर रहे हैं या अदर एलाइड एक्टिविटीज़ में वो काम कर रहे हैं, उनकी भी वो जो मजदूरी है उसको फार्म इनकम में ही गिना जाएगा। तो इस कमेटी ने इस परिभाषा को व्यापक रूप दिया और तब से अभी तक यही परिभाषा शासकीय दस्तावेजों में चली आ रही है। जैसे कि हम जानते हैं, हम हर चीज़ के लिए अंग्रेज़ों के शासन से अपनी अर्थव्यवस्था का रेफरेंस लाते हैं। तो अगर हम 1842 में सर थॉमस मुनरो ने एक बयान दिया था और उनका बयान ये था कि भारत में कोई भी लैंडलेस लेबर नहीं है, कोई भी भूमिहीन मजदूर नहीं है। मतलब उस समय 1842 में हर किसी के पास ज़मीन थी और वो अपनी खेती कर रहा था। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें और अभी जो लेटेस्ट सेंसस जिसके डेटा उपलब्ध हैं वो है 2011 का, उसमें अगर हम देखते हैं तो 8.6 मिलियन लोग हैं जो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में मजदूरी कर रहे हैं। और ये फिगर घटता बढ़ता रहता है। कुछ लोग इसको 37 मिलियन मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि पिछले 10 सालों में ये कृषि मजदूरों के उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि आज भी जो टोटल वर्कर्स हैं, जो कामगार हैं, उनका 54.6% लोग
एग्रीकल्चर या उसके एलाइड सेक्टर में काम करते हैं, और 2001 तक इसमें 3.6% की कमी देखी गई है। तो ये जो खेतिहर मजदूर हैं, ये कौन लोग हैं, और ये जब 1842 में कोई भूमिहीन नहीं था, तो ये भूमिहीन खेतिहर मजदूर कैसे बन गए? तो इसको अगर हम रूरल इकोनॉमी को समझने की कोशिश करें, तो गांव में जो परंपरागत उद्योग धंधे थे, जैसे जैसे भारत में औद्योगिकरण बढ़ा, उनके उत्पादन सस्ते होने की वजह से, उनकी क्वालिटी अच्छी होने की वजह से, जो परंपरागत उद्योग धंधे थे, जो कुशल कारीगर थे गांव में, जो बर्तन बनाते थे, जूते बनाते थे, कपड़े बनाते थे, या बर्तन भांडे बनाते थे, कृषि के यंत्र बनाते थे, उपकरण बनाते थे, इन सब का काम धंधा ग्रेजुअली बंद होता गया, और ये लोग कुशल कारीगर से अकुशल मजदूर के रूप में परिवर्तित हो गए, और ये सभी भूमिहीन लोग थे। और ये समाज के उन तबकों से लोग आते हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और आधुनिक तकनीक के साथ जो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के ये मजदूर पिछले 70 साल में हमारे देश में बने हैं। अब अगर हम इस स्थिति को देखें, तो हमारे यहाँ एक उत्तराधिकार का कानून है, जिसमें जब भी भूमि स्वामी मरता है तो उसकी ज़मीन उनके उत्तराधिकारियों में बढ़ती है। इसका नतीजा ये हुआ है कि अभी लगभग 86% जो लैंड होल्डिंग है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की हो गई है, और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास जब ज़मीन कम होती है तो उस पर खेती करना बहुत लाभकारी नहीं होता है। इसीलिए जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो जो खेती कर रहे हैं वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है रोजगार के लिए, और वो उनके परिवार के लिए पूरी लाभकारी आमदनी भी उत्पन्न नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ को जब हम देखते हैं, तो भारत सरकार ने समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए हैं और उनके ऊपर काम किया है। जैसे हमारे देश में जो बंधुआ मजदूर एवोल्यूशन सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया, और 1976 में एक्ट पास हुआ। इसी तरह हमने मिनिमम वेज एक्ट 1948 में पास किया। हमने सीलिंग एक्ट बनाया, जिसमें लोगों से सरप्लस ज़मीन लेके इन भूमिहीन मजदूरों को दी। इसी तरह हमने बहुत सारी, सरकार ने समय समय पर इन लोगों को रोज़गार गांव में ही उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास के मंत्रालय के माध्यम से बहुत सारी रोजगार की स्कीम चलाई, जिसमें रूरल वर्कर्स प्रोग्राम, कैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो महाराष्ट्र की बहुत प्रसिद्ध स्कीम रही है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, और इन सब को मिला के एक नई स्कीम बनाई गई। और महाराष्ट्र की जो रोजगार गारंटी स्कीम थी उसके सफलता को देखते हुए महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम बनाई गई, जिसको हम आज MGNREGS के नाम से जानते हैं, और जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पॉपुलर है, और जिनको मजदूरी चाहिए होती है उनको ये स्कीम मिनिमम 100 दिन की रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराती है। तो ये सब चीज़ें जब हो रही हैं, तो हम देखते हैं कि अभी जो वर्ल्ड बैंक ने और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो आंकड़े निकाले हैं, उसके अनुसार अभी 2022 में 41.49% लोग एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं। जब पिछले सालों में कोरोना का प्रकोप आया और आपने देखा कि बहुत सारे लोग शहरों से गांव की तरफ रिवर्स पलायन उनका हुआ, और उस समय पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि जिनके बारे में कभी कोई जानता नहीं था कि उनके शहर में इतने लाखों लाखों लोग
गांव से आके रह रहे हैं, वो जब पैदल जा रहे थे और भारी समस्याओं के बीच से जा रहे थे, तो वो बहुत भयावह दृश्य थे। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो पॉलिसी पे काम करते हैं, नीतिकार और प्रशासक, इन सब के मन में एक बात जरूर आई कि इसके लिए कोई काम होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि अभी तक जो हमारे संविधान में एक व्यवस्था है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके रोजगार पा सकता है, उसमें वो उसका अधिकार है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि गांव में जब कृषि अलाभकारी धंधा हो गया और ज़मीनें बढ़ गईं और परिवार के पास बहुत कम ज़मीनें रहीं, तो लोग रोज़गार की तलाश में गांव जाने लगे, और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस माइग्रेशन। ये मजबूरी में किया गया पलायन है। और इसके आंकड़े भी अगर हम देखें तो ये अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग बताए जाते हैं। जैसे अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े की बात करें तो वो कहते हैं कि ये 3.8 मिलियन लोग हैं जो 428 मिलियन से कम हो गए हैं और एग्रीकल्चर में उनको काम नहीं मिल रहा है। CMI की अगर हम रिपोर्ट देखें तो वो 1.4 मिलियन गणना करते हैं मार्च 2022 में। तो ये आंकड़े बहुत डिफ़र होते रहते हैं, क्योंकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है और भारत सरकार ने कोई आंकड़ा भी जारी नहीं किया है। इसी तरह जो रोज़गार कितने कम हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी विसंगतियां आती हैं। और अभी अगर हम मार्च की बात करें तो पिछली फरवरी में रोज़गार दर 8.1 था, जो अब 7.6 हो गया है। तो इसमें कमी आई है। पर ये जो कमी आई है ये उनको खेती में रोज़गार मिल गया है, क्योंकि वो सब गांव में वापस चले गए थे। इसीलिए CMI की जो रिपोर्ट है उसमें जो नॉन एग्रीकल्चरल रोज़गार कम हुए हैं वो सब एग्रीकल्चर में या मनरेगा में उनको रोज़गार मिला है। अगर हम मनरेगा के पिछले सालों के रोज़गार के आंकड़ों को देखें और उनके बजट को देखें तो भारत सरकार ने बजट में वृद्धि करके लगभग सभी लोगों को उसमें रोज़गार उपलब्ध कराया है। पर मिनिमम रोज़गार की जो गारंटी है वो लाभकारी रोज़गार नहीं होता है, और वो भी मजदूर बहुत मजबूरी में करता है। तो ये यहाँ पे स्टार्टअप को काम करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इस जो मजबूरी बस पलायन किया जाता है, अगर इसको हम अवसर के पलायन में बदल दें, अपॉर्चुनिस्टिक पलायन में बदल दें, अपॉर्चुनिस्टिक माइग्रेशन में कन्वर्ट करें, तो ये बहुत अच्छे से दोनों जगह शहरी और ग्रामीण मजदूरों की आपूर्ति को बैलेंस कर सकता है, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। जैसे आप जानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है, जितने भी रोज़गार के पोर्टल हैं उनमें वो डिग्री के आधार पर होता है। पर गांव में जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो मजदूर हैं, भूमिहीन परिवार के लोग हैं, ये सभी वंचित वर्ग से आते हैं। इसमें कुछ बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं और वो खेती में काम नहीं करना चाहते हैं, पर उनमें कोई ना कोई स्किल है। और भारत सरकार जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रही है उनमें भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है बड़ी मात्रा में और तरह तरह की स्किल को सीखा है। तो अगर इनको हम एक्सपीरियंस के आधार पर अपने पोर्टल पर मैप करें, इनका रजिस्ट्रेशन करें, और उस स्किल सेट के लोगों की डिमांड कहाँ है। जैसे आप जानते हैं कि आज किसी भी फैक्ट्री को ज़रूरत होती है, या किसी ठेकेदार को ज़रूरत होती है, या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़रूरत होती है, तो ऐसा कोई पोर्टल आज उपलब्ध नहीं है जहां लोग अपनी डिमांड डाल सकें और स्किल्ड मैन पावर उनको वहाँ काम करने के लिए मिल जाए। तो अगर हम इस तरह के लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनको वहाँ प्लेस करते हैं
तो मुझे लगता है कि इनको एक तो रोज़गार आप दे सकते हैं जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होगा, दूसरे इनको हम 20-22 अलग अलग तरह की सेवाएं भी दे सकते हैं। जैसे इनको हम आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, इनके स्किल का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, इनको बैंक रेमिटेंस की सुविधा दे सकते हैं, इनको कंस्ट्रक्शन साइट पे या काम करने की जगह पे रहने की सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं, इनका बीमा कर सकते हैं, इनको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर माँ बाप अपने साथ जा रहे हैं तो इनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। इनके स्किल अपग्रेडेशन के लिए इनके एक्टिविटी के आधार पर कोऑपरेटिव्स या प्रोड्यूसर कंपनी बना के उनको पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम दे सकते हैं, उनको फाइनेंस करा के मशीन इक्विपमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आज हाथ से कोई काम नहीं करना चाहता है। आप जानते हैं, चाहे वो खेती में काम करें चाहे कंस्ट्रक्शन साइट में काम करें, मोस्टली काम अब लोग मशीनों के साथ करते हैं। इसमें मानव श्रम कम लगता है और उत्पादकता ज़्यादा होती है। तो खेती में भी अब बहुत सारे चीज़ें आ गई हैं, टिलर्स हैं, कटर्स हैं, पैकिंग के सुविधाएं हैं, ग्रेडिंग की चीज़ें हैं, जिनमें मशीन पे लोग काम करते हैं। और अब बहुत कम काम खेतों में भी हाथ से होता है। और आज हार्वेस्टर्स हैं और दूसरी थ्रेशर्स हैं जिन पे लोग काम करते हैं। तो ये एक व्यवस्था अगर स्टार्टअप इस पे काम करते हैं तो बहुत अच्छी हो सकती है। मध्य प्रदेश में मेरे द्वारा ही एक प्रयोग शुरू किया गया था, जो आज मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी में है, वो है रोजगार मेले। हम लोग गांव के बच्चों को उनके अनुभव के आधार पर रजिस्टर करते थे और उस स्किल सेट की जिस इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है उस इंडस्ट्री को गांव में इनवाइट करके उनका वॉक इन इंटरव्यू होता है और आज भी उनको प्लेसमेंट मिलता है। और ये भारत सरकार नियमित रूप से मध्य प्रदेश सरकार नियमित रूप से इस तरह के रोजगार मेले आयोजित करती है। और ये अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि बीच में इंफॉर्मेशन एक गैप है, जहाँ मजदूर चाहिए और जहाँ कामगार हैं उनके बीच में कोई कनेक्ट नहीं है। तो ये एक कर्मा सेतु बना के अगर हम इस गैप को कम कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। आज आप सुबह किसी भी शहर में जाएंगे तो आप देखें कि वहाँ लेबर के ठिया होते हैं और आसपास के गांव के लोग वहाँ सुबह से आके इकट्ठे होते हैं 5 बजे 5:30 बजे से, और वो 8 या 9 बजे तक वहाँ खड़े रहते हैं। अगर उन्हें काम मिलता है तो ठीक है, नहीं काम मिलता है तो उनको वापस जाना पड़ता है। तो इस तरह उनका आना जाना भी बेकार जाता है, दिन भी खराब होता है। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं और इस आइडिया पे काम करके कोई भी स्टार्टअप एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकता है और एक ये सोशल एंटरप्राइज क्रिएट हो सकती है। क्योंकि आज स्मार्टफोन लगभग हर किसी के हाथ में है और इंटरनेट और डेटा बहुत सस्ता है, तो इस तरह की जानकारियों का आदान प्रदान और रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो सकता है। तो आप में से जो लोग इस तरह के काम में रुचि रखते हैं और वो काम करना चाहते हैं तो वो हमसे ई फसल से संपर्क कर सकते हैं। हम इस आइडिया पे उनको काम करने के लिए प्रारंभिक जो मार्गदर्शन की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है और फ्रेंड फिलोसफर गाइड के तौर पर उनको मदद करने की ज़रूरत है, वो निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि ये समय की आवश्यकता है। जहाँ किसान जो खेती कर रहे हैं वो हमेशा कहते रहते हैं कि लेबर की समस्या हो रही है, जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं या कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइट हैं, वहाँ भी हमेशा ये बात चलती रहती है कि कुशल मजदूरों का अभाव है। तो कुछ तो मैच हो रहा है और इस मिसमैच को पूर्ति करने के लिए ही तरह तरह के स्टार्टअप काम कर सकते हैं। अभी कुछ लोग अलग अलग मॉडल्स पे काम कर रहे हैं पर वो बहुत व्यापक नहीं है। इसको चूँकि ये समस्या बहुत व्यापक है तो इस पर बड़ा काम करने की आवश्यकता है और अच्छी टीम की काम करने की आवश्यकता है। तो आइए इस आइडिया को सोचिए और अगर आपको लगता है कि आप अपना स्टार्टअप इस आइडिया पे शुरू कर सकते हैं तो हम लोग मिलके इस पे काम आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।